हेलो फ्रेंड्स। रिकॉर्ड रिव्यू की पार्ट 5 वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। जो 41 चेक पॉइंट होता है वो होता है एनालिसिस ऑफ लो परफॉर्मिंग एट्रीब्यूट्स इज डन एंड एक्शन आर प्लान। द फैसिलिटी एंश्योर मैकेनिज्म फॉर कंडक्टिंग पेशेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे। अब जो पेशेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे होता है आयुष्मान आरोग्य मंदिर में, जो उसका फॉर्म होता है उसमें टोटल 13 पॉइंट होते हैं। जो पेशेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे होता है 13 पॉइंट में जैसे पंजीकरण काउंटर पर प्रतीक्षा का समय, कर्मचारियों का व्यवहार, शौचालय और आसपास की साफ सफाई, स्वास्थ्य केंद्र पर पर्याप्त जानकारी की उपलब्धता। तो इस सब के पेशेंट से ये हम फॉर्म भरवाते हैं। जो पेशेंट हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर में आते हैं, इन सब में नंबर दिए जाते हैं। अगर खराब होता है तो पेशेंट 1 नंबर देते हैं, अगर उचित होता है तो 2 नंबर, अच्छा होता है तो 3 नंबर, बहुत अच्छा होता है तो 4 नंबर, उत्कृष्ट होता है तो 5 नंबर। टोटल इसमें 5 न 1 से लेके 5 नंबर दिए जाते हैं। टोटल 1 महीने में हमें 30 सैंपल साइज़ लेने होते हैं। उसकी कंपाइल शीट बनाते हैं। कंपाइल शीट में जो स्कोर निकल के आता है वो स्कोर हमारा पेशेंट सैटिस्फैक्शन सर्वे का स्कोर होता है। जैसे मान लीजिए 4 आया तो 4 का हमारा हो गया 80%। और जो लो परफॉर्मिंग एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो हमारे जैसे हमने पीएसएस बनाया या सीएसएस बनाया, तो उसमें लो परफॉर्मिंग एट्रीब्यूट्स होते हैं, जिनमें हमें कम नंबर मिलते हैं। जैसे मान लीजिए हमें इन्फॉर्मेशन में कम नंबर मिले, 2.8 मिले, जैसे साफ-सफाई में हमें 2.4 मिले, तो हमें उसका कापा बनाना होता है। कापा होता है करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन। जैसे साफ-सफाई अच्छी नहीं थी, उसका कापा करेक्टिव एक्शन बनेगा, सफाई करा दी तुरंत क्लीनर को बुला के। और प्रिवेंटिव एक्शन क्या बनेगा कि डेली जो है सुबह में और शाम में सुबह में और दोपहर में सफाई प्रॉपर की जा रही है अश्व आरोग्य मंदिर में। और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? जो हमारे सीएचओ होते हैं वो ये सफाई कराते हैं क्लीनर से। तो इस तरह से हमारा कापा बनता है। जो लो परफॉर्मिंग एट्रीब्यूट्स होते हैं हमारे पीएसएस में, उसका हम कापा बनाते हैं। उसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है क्लाइंट सैटिस्फैक्शन सर्वे इज डन। अब जो क्लाइंट सैटिस्फैक्शन सर्वे होता है, वो जैसे हम वीएचएनडी के सेशन करते हैं या पेशेंट सपोर्ट ग्रुप की हम मीटिंग करते हैं या कोई हेल्थ कैंपेन करते हैं, तो उसमें जो गांव के लोग होते हैं, जो जो पेशेंट भी होते हैं, आसपास के भी जो होते हैं, वहाँ से हम क्लाइंट सैटिस्फैक्शन सर्वे हम का फॉर्म भरते हैं। इसके भी 30 फॉर्म भरे जाते हैं महीने में। इसकी भी कंपाइल शीट बनती है। इसका भी सेम कापा बनता है जैसे पीएसएस का कापा बनता है, करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन। इसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है 43। अपडेटेड वर्क इंस्ट्रक्शन फॉर ऑल की क्लिनिकल प्रोसेस आर अवेलेबल। वर्क इंस्ट्रक्शन फॉर स्क्रीनिंग, वर्क इंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं इसको, और एसओपी भी बोलते हैं। एसओपी होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। हमारे पास जो एनसीडी है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है, जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, ओरल ओरल सर्वाइकल एंड ब्रेस्ट कैंसर है, और स्क्रीनिंग एसिडिक एसिड का, तो ये सब चीज़ें जो वर्क इंस्ट्रक्शन आपके पास अवेलेबल होती है, उस वर्क इंस्ट्रक्शन में ये सब चीज़ें मेंशन होनी चाहिए, सही से लिखी होनी चाहिए। जिस दिन आपका एनक्वास का असेसमेंट होता है, एसएसआर आपसे पूछते हैं कि आप किस तरह स्क्रीनिंग करेंगे डायबिटीज़ की, हाइपरटेंशन की, ओरल की, सर्वाइकल की और ब्रेस्ट कैंसर की। ये सब बातें वर्क इंस्ट्रक्शन एसओपी के अंदर लिखी हुई होती हैं, तो आपको उसके अंदर से देख के आप उन्हें बता भी सकते हो। ये आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। फिर अगला जो चेक पॉइंट है 44, वर्क इंस्ट्रक्शन फॉर रमंचा सर्विसेज। जो रमंचा सर्विसेज आप देते हो, रमंचा होती है हमारी रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यूबॉर्न, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ की जो सर्विसेज आप देते हो अपने हॉस्पिटल में, उसके बारे में जो वर्क इंस्ट्रक्शन आपके पास है, जो एसओपी आपके पास है, जो हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर की सीएचओ है, जो स्टाफ है, जो एएनएम बहन जी है, उन सबको उस वर्क इंस्ट्रक्शन के बारे में पूरा प्रॉपर पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्टिव सर्विस कैसे देनी है, मैटरनल कैसे देनी है, न्यूबॉर्न कैसे देनी है। तो वेल वर्स्ड होना चाहिए, जो हमारे स्टाफ है उनको सब पता होना चाहिए वर्क इंस्ट्रक्शन के बारे में, रमंचा की जो आपके पास अवेलेबल है। तो रमंचा के बारे में हमारे स्टाफ को, हमारे सीएचओ को, हमारे एएनएम बहन जी को सब पता होना चाहिए। इसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है 45, जो रैपिड डायग्नोस्टिक किट की है, उसकी जो एसओपी है, जो इंस्ट्रक्शन है, जो वर्क इंस्ट्रक्शन है, वो भी आपके पास होनी चाहिए। उसके बारे में सब पता होना चाहिए। जिस दिन आपका असेसमेंट होता है एनपास का, जो असेसर होता है वो पूछ लेते हैं कि आप शुगर का टेस्ट कैसे करेंगे, आप एचबी टेस्ट कैसे करेंगे। तो ये सब चीज़ें जो आपके पास वर्क इंस्ट्रक्शन अवेलेबल होती है, एसओपी अवेलेबल होती है, सब चीज़ें उसके अंदर लिखी हुई होती है। आपको उसके बारे में पूरी प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है 46, protocol and instruction for preventing, identifying and managing AFI are displayed at immunization site. इसमें चेक विद स्टाफ इफ दे आर वेल वर्स विद द वर्क इंस्ट्रक्शन। जो एएफआई की वर्क इंस्ट्रक्शन है वो आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए। एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन की कितनी कैटेगरी होती है, कितनी डोज दी जाती है एडेनिन की। तो ये सब चीज़ें भी आपकी जो एसओपी होती है, एएफआई की वर्क इंस्ट्रक्शन होती है, उसमें सब लिखी हुई होती है। आपको प्रॉपर उसकी जानकारी होनी चाहिए। आप अच्छे से उसको पढ़ के याद कर लीजिए। जिस दिन आपका एनकॉस का असेसमेंट होता है, आपसे ये सब सवाल पूछे जाते हैं। एएफआई की 3 कैटेगरी होती है, वो पता ही होता है आपको। जो 47 हमारा चेक पॉइंट होता है, वो होता है वर्क इंस्ट्रक्शन फॉर स्क्रीनिंग।
मैनेजमेंट एंड अप्रोप्रिएट रेफरल ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज। जो कम्युनिकेबल डिसीज होती है, मलेरिया, डेंगू, ट्यूबरक्लोसिस, लेप्रोसी, HIV, एड्स एंड हेपेटाइटिस, उसके बारे में भी स्टाफ को पूरी प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। प्रॉपर SOP पढ़ लीजिए। जिस दिन आपका असेसमेंट होता है उस दिन असेसर आपसे ट्रीटमेंट के बारे में पूछते हैं, कैसे आप मैनेज करोगे, मलेरिया की क्या-क्या मेडिसिन दोगे, कैसे पहचान करोगे, ये सब चीज़ें वर्क इंस्ट्रक्शन के अंदर लिखी हुई होती है। क्या ट्रीटमेंट होगा, कैसे पहचान होगी, सब बातें उसमें वर्क इंस्ट्रक्शन और SOP में लिखी हुई होती है। उसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है 48 हैंड होल्डिंग सपोर्ट एंड सुपरविजन इज़ प्रोवाइडेड टू ऐशवर्य के मंदिर बाय PSC ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट स्टेट टीम। इसमें चेक गैप्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड एक्शन आर टेकिंग। जो भी आपके गैप्स निकल के आते हैं, जो भी जैसे आप चेकलिस्ट भरते हो, आप एनकॉस की चेकलिस्ट भरते हो, आप कायाकल्प की चेकलिस्ट भरते हो, जो भी उसमें गैप निकल के आते हैं, उन गैप्स का आपको एक्शन प्लान बनाना होता है। अब एक्शन प्लान बनाने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ। मान लीजिए जैसे आपने अपनी एनकॉस की चेकलिस्ट भरी, अब एनकॉस की चेकलिस्ट में मान लीजिए उसमें गैप निकल के आया कि रिकॉर्ड ऑफ 4 ANC चेकअप नॉट अवेलेबल। जो 4 ANC चेकअप हो रहे हैं, उनका रिकॉर्ड आपके पास अवेलेबल नहीं है। इसमें मान लीजिए 0 नंबर मिल गया आपको। तो इसमें क्या करना है आपको, जो एक्शन प्लान बनाते हैं, सबसे पहले हम सीरियल नंबर लिखते हैं, फिर हम गैप लिखेंगे रिकॉर्ड ऑफ 4 ANC चेकअप आर नॉट अवेलेबल, फिर उसमें हम लिखेंगे वेरिफिकेशन पॉइंट। वेरिफिकेशन पॉइंट क्या होगा, सर्विस फॉर अर्ली रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं मेंटेन हो रहा, काउंसलिंग नहीं हो रही, हाई रिसोर्स डेंजर साइन सही से प्रॉपर मेंटेन नहीं कर रहे, लिख नहीं रहे आप रजिस्टर के अंदर, और सारे लैब इन्वेस्टिगेशन उसमें मेंशन नहीं कर रहे हैं, ना लैब इन्वेस्टिगेशन हो रहे हैं। इसमें क्या होता है, रूट कॉज क्या लिखेंगे, रूट कॉज आपके पास ANC रजिस्टर मेंटेन ही नहीं हो रहा। ठीक है, आप एक्शन प्लान क्या करोगे, इसमें ANC रजिस्टर मेंटेन करोगे और टाइमलाइन 3 दिन में हो जाएगा, और कौन रिस्पॉन्सिबल कौन होंगे, रिस्पॉन्सिबल हमारी CHO होगी और ANM होगी। तो इस तरह से बनता है एक्शन प्लान। इसको बोलते हैं टाइम बाउंड एक्शन प्लान, क्योंकि हम 3 दिन में के अंदर हम पूरा कर लेंगे। तो इस एक्शन प्लान को हम बोलते हैं टाइम बाउंड एक्शन प्लान। एक्शन प्लान में पहले सीरियल नंबर, फिर गैप लिखा जाता है, फिर वेरिफिकेशन पॉइंट लिखा जाता है, फिर रूट कॉज लिखा जाती है, फिर एक्शन प्लान लिखा जाता है, फिर टाइमलाइन कितने दिन में ठीक हो जाएगा, फिर रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन रिस्पॉन्सिबल है, CHO है हमारी, ANM बहन जी है, जो रिस्पॉन्सिबल है, वो सब लिखा जाता है। तो इस तरह से बन जाता है हमारा टाइम बाउंड एक्शन प्लान। तो उसके बाद हमारा अगला चेक पॉइंट आता है 49। ये 49 चेक पॉइंट होता है नॉन कंप्लायंस फाउंड इन द इंटरनल असेसमेंट यूजिंग एनकॉस, कायाकल्प एंड अदर मॉनिटरिंग चेकलिस्ट आर रिकॉर्डेड। जब भी आप इंटरनल असेसमेंट करते हो एनकॉस का और कायाकल्प का, इस उसमें जिसमें हमें 0 नंबर मिलते हैं, 1 नंबर मिलते हैं, उसका एक्शन प्लान बनाना होता है। एक्शन प्लान मैंने आपको बता दिया कैसे बन रहा है। तो मैंने बताया आपको गैप देखना होता है, इसमें वेरिफिकेशन पॉइंट होता है, रूट कॉज देखना होता है, एक्शन प्लान लिखना होता है, टाइमलाइन लिखना होता है और पर्सनल कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो इस तरह से बनता है एक्शन प्लान। इसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है 50। आज की वीडियो का लास्ट चेक पॉइंट है पार्ट 5 का। आयुष्मान वर्गीय मंदिर टीम इम्प्रूव ऑन द आइडेंटिफाइड नॉन कंप्लायंस एंड एक्शन आर टेकन। इसमें आपको जो भी नॉन कंप्लायंस है उसका एक्शन प्लान बनाते हैं, एक्शन प्लान बनाते हैं हम, और उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। इसमें हम करते हैं PDC अप्रोच से करते हैं। PDC होता है प्लान डू चेक एक्ट। PDC के ऊपर मैंने पूरी वीडियो फुल वीडियो बना रखी है क्वालिटी टूल्स के ऊपर, आपको वहाँ पे PDC बनाना मिल जाएगा। PDC प्रॉपर कैसे बनाते हैं, कैसे उसको अप्लाई करते हैं, पूरा आपको सारी की सारी डिटेल हमारे चैनल पर अवेलेबल है क्वालिटी टूल्स में। PDC में आपको समझाता हूँ बेसिकली होता क्या है। PDC में पहले प्लानिंग करते हैं, फिर उस पे डू करते हैं, फिर चेक करते हैं। पहले प्लानिंग करेंगे, फिर उस पे एक्शन लेंगे, कार्य करेंगे, फिर चेक करेंगे कि कार्य ठीक से हो रहा है नहीं हो रहा है, फिर उस पे एक्ट करेंगे कि कार्य हमारा ठीक से हो गया नहीं हो गया। तो आज मैंने डिस्कस करा आपसे टोटल 10 चेक पॉइंट, 41 से लेके 50 तक। पार्ट 6 वीडियो जल्दी बनेगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। सभी को मेरा धन्यवाद।